हमारा देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं सवालिया निशानों के घेरे में हैं। लगातार विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है चुनाव आयोग से, ईडी से, सभी सरकार के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं से कि आप अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी को कब समझेंगे। और सरकार कह रही है कि जी हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमने तो केवल व्यवस्था में वो बदलाव किए हैं जो भ्रष्टाचारियों के लिए ज्यादा समस्या उत्पन्न कर रही है। वो ये भी कहते हैं कि आप हमसे इतना सवाल पूछते हैं और इमरजेंसी लगाने वाले तो आप ही कांग्रेस के लोग हैं। और फिर एक ऐसा नैरेटिव भी बना दिया गया है कि लोग ये सवाल पूछते हैं कि मोदी जी नहीं तो कौन आखिर प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे दावेदार उभर के आता है, ताकतवर। जब राहुल गांधी जी से भी यह सवाल किया जाता है कि क्या आप प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, तो वो भी साफ साफ जवाब नहीं दे पाते। हालांकि अगर विपक्ष जीते चुनाव तो वही सबसे बड़े दावेदार हैं और उनको कहना भी चाहिए खुल के कि जी मैं दावेदार हूं, लेकिन थोड़ा वो भी झिझकते हैं। और बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं कांग्रेस को छोड़ के, उनमें कोई ऐसा नेता ही नहीं जिसको कि पैन इंडिया लोग पहचानते हो और जो बीजेपी के अगेंस्ट में खड़ा होने की क्षमता रखता हो। हालांकि रीजनल स्तर पे उन्होंने वोट शेयर काफी प्राप्त किए हैं। अब सवाल यह है कि एक तरफ तो सवाल पूछा जाता है कि मोदी जी नहीं तो कौन, और दूसरा सवाल यह है कि क्या कभी मोदी जी चुनाव हारेंगे लोकसभा का। कुछ लोग इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल हारेंगे 2029 में, लेकिन ये तो हम 2024 में भी सुन रहे थे, 2019 में भी हमने सुना, 2014 में तो बिल्कुल ही सुना कि इनको तो कोई वोट ही नहीं मिलेगा क्योंकि इनके ऊपर कई सारे आरोप हैं सांप्रदायिक। और बार बार वो इलेक्शन जीतते गए, और जबकि सभी चुनाव उन्हीं के नाम पे लड़े जाते हैं, चाहे वो नगर पालिकाओं के चुनाव हो, चाहे वो राज्यों के चुनाव हो, और चाहे देश का चुनाव हो, संसद का। और मजे की बात है कि सभी चुनाव की नैरेटिव कुछ ऐसी ही रहती है कि विथ मोदी जी एंड अगेंस्ट मोदी जी। तो एक तो सवाल यह बार बार पूछा जाता है कि मोदी जी नहीं तो कौन, और इसका जवाब विपक्ष की ओर से नहीं आता है, तो यह पूछने वाला और हावी हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इस व्यवस्था में कुछ तो गड़बड़ी है कि हमारे जैसे विशाल देश में जहां पे 146 करोड़ की आबादी है, वहां पे हम एक विकल्प नहीं तलाश पा रहे हैं कि मोदी जी नहीं तो कौन, और उसको स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहे। अब क्या संविधान में हमारे कुछ इसको लेके प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम किस तरीके की? प्रॉब्लम ऐसी कि अगर एक चुनावी क्षेत्र है तो उस चुनावी क्षेत्र में हर दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि मैंने वोट तो दिया ही नहीं है, और फिर भी जो सत्तारूढ़ दल है चुनाव जीत जाता है। यह कांग्रेस के समय भी ऐसा होता था कि विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती थी, जब कांग्रेस ने 55-60 साल शासन किया देश पे, तो लोग कहते थे, विपक्षी दल वाले और आम लोग भी कहते थे कि भाई क्या बात है, कांग्रेस का इतना विरोध है, एंटी इनकमेंसी है, और फिर भी चुनाव जीत जा रहे हैं। ठीक वही स्थिति अभी मोदी जी की सरकार में हो रखी है कि लोग काफी ज्यादा असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर, एक तरीके से बढ़िया जीवन स्तर के ऊपर, टैक्सेस को लेके, आमदनी को लेके। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो रखा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बैंक लोन नहीं दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं तो डिफॉल्ट हो जा रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन फिर भी यह सरकार बार बार जीत जा रही है, बीजेपी बार बार जीत जा रही है। ऐसा ही कांग्रेस के समय होता था। तो कहीं इसका प्रॉब्लम ईवीएम में है कि इसका प्रॉब्लम हमारी संवैधानिक व्यवस्था में है कि इसका प्रॉब्लम विपक्ष के अंदर है कि वो काउंटर ही नहीं कर पा रहा है मोदी जी के विराट व्यक्तित्व को,
या इसका प्रॉब्लम मीडिया में है कि मीडिया एक तरफा नैरेटिव गढ़ रही है, या इसका प्रॉब्लम जनता के अंदर निहित है कि जनता चुनाव ही नहीं कर पा रही है। इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे कि आखिर क्यों जब एक नेता जीतने लगता है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो, चाहे अब मोदी जी हो, और अगर उनका लार्जर देन लाइफ इमेज बन जाता है और बार बार जीतने लगते हैं, तो हम हर बार ये सवाल क्यों पूछते हैं कि नेहरू जी नहीं तो कौन, इंदिरा जी नहीं तो कौन, और अब सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी नहीं तो कौन। तो इसी उत्तर की तलाश करेंगे इस अपनी सेशन में। मेरा नाम है आनंद प्रकाश। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है राजनीति विज्ञान की इस पाठशाला में। तो आइए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि आखिर बार बार ये सवाल क्यों उठता है कि ये वाले व्यक्ति नहीं तो कौन। इसकी बुनियाद कहां पे है, इसकी प्रॉब्लम कहां पे है, संविधान के उस ढांचे में है जिसको हम समझने में थोड़ी दिक्कत करते हैं, या वो हमें उतना समझ में नहीं आता। आइए चलते हैं संविधान के उस हिस्से में जिसको जानना बहुत जरूरी है कि कहां गड़बड़ी हो रही है। आखिर क्या वजह है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैंने वोट नहीं दिया और फिर भी उस पार्टी की सरकार बन जाती है, और लोग कहते हैं कि चुनावी फ्रॉड हुआ है, बेईमानी हुई है, ईवीएम हैक हो गया है, मीडिया नैरेटिव गढ़ रही है। समस्या कहां पे है, उसी की तलाश हम करेंगे अपने इस वाले सेशन में। तो देखिए, संविधान में चलते हैं सीधे। अब जब हम संविधान में आ गए तो हमारे सामने जो हमारा डेमोक्रेसी है, ये हमारा जो लोकतंत्र है, ये आपको पता ही है कि हमने यूके, यूनाइटेड किंगडम का मॉडल, जिसको हम ग्रेट ब्रिटेन भी कहते थे, आजकल इंग्लैंड कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। तो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया और हमने यहीं से अपनी डेमोक्रेसी के बारे में एक रूपरेखा प्राप्त की, डेमोक्रेटिक मॉडल प्राप्त किया। तो ये जो डेमोक्रेसी है हमारी, ये इसको क्या कहते हैं, वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसका क्या मतलब है? वेस्टमिंस्टर एक प्लेस है, एक स्थान है, और ये प्लेस क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहां पे इंग्लैंड की पार्लियामेंट है, जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, इसकी पार्लियामेंट है। हालांकि इसके भी मतलब अलग अलग हैं, इंग्लैंड क्यों कहते हैं, यूके क्यों कहते हैं, आयरलैंड, स्कॉटलैंड के क्या मुद्दे हैं, लेकिन हमारा अभी चर्चा का विषय ये नहीं है, उसके ऊपर हम कभी और चर्चा करेंगे इसी तरीके की सेशन में। तो एक प्लेस है वेस्टमिंस्टर, यूनाइटेड किंगडम का एक प्लेस है जहां पे उनकी संसद स्थापित है। तो हमने जब अपने संविधान को लिखा तो हमने इसको क्या किया, ब्रिटेन से प्रेरित होकर बनाया। तो जब हमने अपनी डेमोक्रेसी बनाई तो हमने कहा कि हम वेस्टमिंस्टर मॉडल को क्या करेंगे, अपनाएंगे। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसको जाने बिना आपको समझ ही में नहीं आएगा कि एक क्षेत्र में अगर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मैंने वोट नहीं दिया है फला वाले व्यक्ति को, मान लीजिए मोदी जी को ही वोट नहीं दिया है, और फिर भी ये सरकार कैसे बना ले रहे हैं, इसका मतलब कि एक फ्रॉड हो रहा है। लेकिन उसको समझने के लिए हमें ये मॉडल समझना होगा। इंडियन डेमोक्रेसी का मॉडल जो है वेस्टमिंस्टर मॉडल है, ये मैंने बता दिया। अब वेस्टमिंस्टर मॉडल है तो इसका मतलब यह है कि हमारे यहां एक पार्लियामेंट होगी, वहां पे, अब हालांकि इसकी भी बारीकियां हैं, वो हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पे एक मोटा मोटी एक बात समझ लें कि वेस्टमिंस्टर मॉडल काम कैसे करता है। तो वेस्टमिंस्टर मॉडल में एक पार्लियामेंट होगी, बिल्कुल सही बात है, एक संसद होगी, एक पार्लियामेंट होगी, एक संसद होगी। यहीं से मैं एक रास्ता खोज लूंगा और आपको बता दूंगा कि क्यों भारत में ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो चुनाव जीत के पीएम और सीएम बन जाता है, बहुत सारे लोग उसके बावजूद भी कहते हैं कि मैंने तो वोट ही नहीं दिया। इसका राज का पर्दाफाश होगा, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होगा, इसको पूरा देखिएगा जरूर। और अगर आपको लगे कि इसमें कुछ बात आपको नहीं समझ में आई, या कुछ अच्छी लगी, या असहमत है, सहमत है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो पार्लियामेंट हमारे पास आ गई। अब हमारे पास पार्लियामेंट में, अब पार्लियामेंट के पास कानून बनाने की शक्ति होती है, और इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, इनको हम एमपीज कहते हैं, एमपीज होते हैं, सांसद होते हैं। अब ये सांसद
चुने कैसे जाते हैं, वही वेस्टमिंस्टर मॉडल से आपको पता लगेगा। अब ये व्यवस्था कोई भारत में ही नहीं है, ये व्यवस्था देखिए अंग्रेजों ने कई जगहों पे शासन किया, तो वो कनाडा में भी आपको मिलेगी, वो न्यूजीलैंड में भी मिलेगी, हालांकि हूबहू वैसी नहीं है, भारत में भी वैसी नहीं है, लेकिन आपको ये चीजें दिखेंगी, इंस्पायर्ड दिखेगा। ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया में है ही, तो जहां जहां अंग्रेजों ने शासन किया वहां वहां ये मॉडल दिखाई आपको देता है। तो जब हम इस वेस्टमिंस्टर मॉडल में एमपी को चुनने के लिए आगे बढ़ते हैं, जब हम किसी सांसद को चुनने की कोशिश करेंगे तो इलेक्शन होगा, बिल्कुल सही है, आइए इलेक्शन कराते हैं। अब इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, तो जनता चुनेगी। कौन चुनेगा? लोकतंत्र में तो जनता ही चुनती है। तो ये लोग कैसे इलेक्टेड होंगे, एमपी कैसे इलेक्टेड होंगे? इलेक्शन बाय पीपल, आम लोग चुनाव में भाग लेंगे। और पीपल कैसे इनको चुनेंगे, आम जनता कैसे चुनेगी? बाय वोट। बड़ा सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जो भी वयस्क होगा, 18 साल की उम्र का होगा, और अगर वो एलिजिबल है किसी तरीके से, उसको बाध्य नहीं किया गया है, रोका नहीं गया है, भाई कोई क्रिमिनल हो या कुछ हो या सजा याफ्ता हो, तो अगर वो सब मामले ठीक हैं, देशद्रोही ना हो, तो वोट देगा वो, बात खत्म। तो जब ये वोट होता है, तो आइए अब इसकी वोटिंग पैटर्न को समझते हैं। एक मैं क्षेत्र बना देता हूं, मान लीजिए कि ये एक क्षेत्र है और इसको मैंने कह दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है। क्या है? चुनावी क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक हमारा चुनावी क्षेत्र है और यहां बैठा देते हैं इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन आ गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी में राज छुपा है कि हम क्यों कहते हैं कि ये नेता तो चुनाव ही नहीं हार रहे हैं और हम वोट भी नहीं दे रहे हैं तब भी जीत जा रहे हैं। क्या चक्कर है? भारत में चुनाव जीतना क्यों आसान है उन पार्टियों के लिए जो बहुत बड़ी हैं और जिनके नेता ने कैरिस्मेटिक छवि बना ली है, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, और चाहे मोदी जी हो, और आगे चल के कोई भी लीडर ऐसा बनेगा, तो क्यों वो बार बार कुछ दिनों तक चुनाव जीतेगा? क्यों उसको बेनिफिट मिलेगा? उसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे इलेक्शन कमीशन ने इस चुनावी क्षेत्र में चुनाव की घोषणा कर दी। अब इसमें कुछ कैंडिडेट आ गए, जैसे मैं कैंडिडेट को लिख दूं ए, बी, सी, डी, ई। अब हमारे पास 5 कैंडिडेट आ गए जो कि चुनाव लड़ने के लिए रेडी हैं, और इधर जनता कर देते हैं जो चुनाव में वोट करेगी। यहां जनता जो है वो वोट करेगी। जनता के पास क्या अधिकार है? वोटिंग का अधिकार है। अब जनता ने वोट करना शुरू किया, चुनाव की घोषणा हो गई, जनता ने वोट करना शुरू किया। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, मान लीजिए कि यहां पे 100 वोटर थे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। 100 वोटर में जरूरी तो नहीं कि 100 लोग ही वोट दें। कुल आबादी है 140 लोगों की आबादी है, ये टोटल पॉपुलेशन इस क्षेत्र में है 140, और वोटर हैं 100, क्योंकि हो सकता है कि भाई उसमें एडल्ट उतने ही लोग हों। अब 100 लोग में जरूरी तो नहीं कि सारे लोग वोट दें। अब आपने सुना होगा कि चुनावी क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज रहा 60%, 50%, 70%, 65%। इसका मतलब यह है कि 100 में से केवल 75 लोग ही, 60 लोग ही, 50 लोग ही, जितना परसेंटेज होगा वो आए वोट देने के लिए, वही परसेंटेज होता है, बाकी लोग नहीं आए। आमतौर पे क्या होता है चुनाव में कि बहुत सारे लोग, सरकारी ऑफिस वाले या जो लोग नॉट इंटरेस्टेड हैं, वो सोए रहते हैं कि भाई मैं जाके भी क्या करूंगा। कई तरीके के मुद्दे होते हैं, कुछ लोग छुट्टी मनाते हैं, कुछ पिकनिक पे चले जाते हैं, कुछ निराश होते हैं डेमोक्रेसी से, कुछ कोई ऐसा लगता है कि इलेक्शन रिग्ड है, इलेक्शन फ्रॉड हो रहा है, ईवीएम खराब है, तो नहीं जाते हैं। कुछ लोग जाति के नाम पे जाते हैं, क्षेत्र के नाम पे जाते हैं, धर्म के नाम पे जाते हैं, विकास के नाम पे जाते हैं, वो लोग वोट देने चले गए। अब 65 लोग मान लीजिए वोटिंग देने चले गए। अब इसमें क्या होगा कि उस 65 को हम 100% मान ले रहे हैं कि 65 लोग वोट देने जा रहे हैं। कुछ कैंसिल भी होंगे वोट, लेकिन मान लेते हैं कि 65 लोग गए वोट देने। अब मैं परसेंटेज में लिख रहा हूं कि किसको कितना वोट मिला। अब यहां पे जो ये ए है, इसको कुल 31% वोट मिले। इतना ही वोट बीजेपी को 2014 में था, इतना ही वोट बीजेपी को 2014 में था। 2019 में बीजेपी को
2019 में बीजेपी को, मैं इसी रियल एग्जांपल से समझा रहा हूं, कि 31% वोट पाके 282 सीटें जीत जाती है बीजेपी। क्यों ऐसा होता है उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 में 303 सीटें पा जाती है बीजेपी और लगभग 36.5% वोट होते हैं। और 2024 में भी ऐसे ही यहां पे 37.5% वोट होते हैं 2019 में। 2024 में इनको 240 सीटें मिलती हैं बीजेपी को और इनके पास लगभग 37% वोट मिलता है 2024 में। अब देखिए क्या मसला है। मसला यह है कि इतना कम वोटिंग परसेंटेज पाके भी कोई पार्टी सरकार बना लेती है और ये पूरा विपक्ष का वोट है, ये विपक्ष का है। अब अगर मैं उस 65 में से 31% या 36%, 37% वोट निकाल दूं तो बाकी वोट तो विपक्ष को पड़े ना। फिर भी विपक्ष की तो सरकार नहीं बनी और एक ही सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार बन गई। इसका रीजन क्या है? देखिए, इतना कम वोट पाने के बावजूद भी 31%, 36%, 37% वोट पाने के बाद भी सरकार बन गई। क्यों? क्योंकि ABCDE ये चुनाव लड़ रहे थे और ये वाले विपक्ष के लोग थे, ये विपक्ष के लोग थे, अपोजिशन के लोग थे। और ए वाले को मैं रूलिंग पार्टी मान लेता हूं, बीजेपी मान लेता हूं, और उसमें कांग्रेस और अन्य दल हो गए। ए वाले को 31 वोट मिले मान लीजिए, मैं उसी परसेंटेज को यहां डिफाइन कर रहा हूं। ए को 31 वोट मिला, अब बी को 31 वोट नहीं मिला। मान लीजिए बी को कितना मिला? 25 वोट मिला। इस सी को कितना वोट मिला? 20 वोट मिला। इस डी को कितना वोट मिला? लगभग इसको भी 25 वोट मिला। तो टोटल कितना हो गया? 25, 25, 50 और 20, 70। और थोड़ा इसको और कम करते हैं तब बैलेंस होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा यहां पे इसके वोट को कम करते हैं। तो देखिए इसको कितना वोट मिल गया? मान लीजिए इसको भी 20 मिल गया, बी को 25, सी को 20 और इसको भी 20। तो कितना हो गया? 40 और 25 65। 65 और 30 टोटल 31, 96 वोट हो गए। और इसको ये जोड़ लेते हैं, 4 वोट इसको भी मिल गया ई वाले को। अब जरा देखिए कि इसको एक मुश्त 31 वोट मिल गए और बाकी लोग वोट तो पाए लेकिन वो टुकड़ों में पा रहे हैं। मान लीजिए ये कांग्रेस है, ये समाजवादी पार्टी है, ये मान लीजिए कोई दूसरा BSP हो गई, अदर्स हो गए, निर्दलीय हो गए, ये सब वोट पा गए। लेकिन बीजेपी को क्योंकि कितना वोट मिल गया? 31 वोट मिल गया बीजेपी के कैंडिडेट को, इसलिए वो जीत गया चुनाव। अब इसको आप टोटल करेंगे तो टोटल करिए कितना हुआ? 25 + 20 + 20 + 4 तो कितना हो गया? 69 वोट्स जो हैं, अगर 100 वोट मान लिया जाए कि इस क्षेत्र में 100 वोट पड़े हैं तो 69 वोट्स तो विपक्ष को पड़े हैं, लेकिन वो बिखरे हुए वोट हैं और 31 वोट बीजेपी को मिल गए हैं तो वो चुनाव जीत गई। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में बहुसंख्यक मेजॉरिटी जो वोट्स हैं वो बीजेपी को नहीं मिले हैं और इसीलिए हर व्यक्ति जो आपको मिलेगा वो कहेगा कि भाई मैंने तो वोट ही नहीं दिया है बीजेपी को और ये चुनाव जीत कैसे गई? क्योंकि 69 वोट तो इस चुनावी क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूएंसी में विपक्ष को पड़े हैं, अलग अलग दलों को पड़े हैं, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट 31 की संख्या को नहीं पार कर पाया और इसलिए सरकार बन गई बीजेपी की। वर्तमान के अगर हिसाब से समझे तो यही पहले भी हो रहा था, कांग्रेस के समय भी हो रहा था। तो इसमें प्रॉब्लम यह होती है कि हमने कोई ऐसा रूल तो बनाया नहीं कि उस क्षेत्र में अगर 100 वोट हैं तो कम से कम 51 वोट चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव जैसा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जैसा, कि वही व्यक्ति चुनाव जीते, और ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन 146 करोड़ की आबादी वाले देश में, अब हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं, उसमें यह मॉडल ही डिफॉल्टी लग रहा है। हमने इंग्लैंड से यह मॉडल लिया, वेस्टमिंस्टर मॉडल, और इस सिस्टम को कहते क्या हैं आप नाम जान लीजिए,
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको जान गए तो आपको पता लगेगा कि हमारे संविधान में ये एक फॉल्टी मॉडल है, इसको बदला जाना चाहिए। क्यों बदला जाना चाहिए? इसको कहते हैं स्तंभ तक पहले पहुंचने की प्रक्रिया। बीजेपी ने या रूलिंग पार्टी ने 31 वोट पाए अपने चुनावी क्षेत्र में टोटल। एक कैंडिडेट है बीजेपी का जिसने कि 31 वोट पाए और मोदी जी का नाम लेके जीत गया वो चुनाव, काम करे चाहे ना करे। और इस क्षेत्र में जो अन्य लोग थे, अपोजिशन के लोग थे, उन्होंने 69 वोट्स पाए क्योंकि उन लोगों को लगता था कि मोदी जी का मिसयूज हो रहा है नाम का। इस क्षेत्र में एमपी एमएलए ने काम नहीं किया है, उसने खाली धर्म की राजनीति की है, उसने विकास का कोई कार्य नहीं किया है। स्कूल खुले नहीं, सड़क बना नहीं, शिक्षा का मॉडल खराब है, बरसात में जल भराव हो जाता है, लोगों को हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है, लोगों के लिए स्कूल इजिली अवेलेबल नहीं है, लोगों के लिए काम धंधे उपलब्ध नहीं है, रोजगार का अभाव है, महंगाई बढ़ रही है। ये 69 लोग हैं जो डिससेटिस्फाइड हैं और इन्होंने कहा कि भाई हम तो नहीं वोट देंगे बीजेपी को। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो काम ही नहीं किया है, खाली भाषणबाजी चल रही है, जुमले चल रहे हैं। लेकिन 31 लोग मानते थे कि हमको नहीं चाहिए विकास, हमको नहीं चाहिए सड़क, हमको नहीं चाहिए कि कोई सवाल पूछे हमारे नेता से, हमको नहीं चाहिए एक ऐसा देश जिसमें सब लोग मिलकर रहें, हमको नहीं चाहिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था जहां पे सवाल पूछे जाते हो, हमको नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हो, हमको नहीं चाहिए ऐसी व्यवस्था जिसमें सब जवाबदेह हो, हमको नहीं चाहिए ऐसा नेता जो जनता के आगे झुके, हमको चाहिए एक ऐसा नेता जो हमें खाली एक सपना दिखाए विश्वगुरु बनने का। और उन्होंने जाके वोट कर दिया, 31 वोट मिल गए और ये लोग इन्फ्लुएंस्ड हो गए मीडिया से, जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं। ये लोग इन्फ्लुएंस्ड हो गए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से हो गए। आजकल सोशल मीडिया का भी बहुत प्रयोग कर रही हैं सरकारें। फिर टीवी हो गया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबने मिलकर आपको इन्फ्लुएंस कर दिया। उनकी कार्डर हो गई, करिश्मेटिक व्यक्तित्व बना दिया, नैरेटिव गढ़े जाने लगे। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में कुछ पता ही नहीं चला कि कौन जीता कौन हारा, किसने दबाव बनाया, इसी बीच में ट्रंप आ जाते हैं। तो इसके ऊपर ब्रीफिंग कम ली सरकार ने। कोई कानून आती है तो हमसे सरकार उतना ज्यादा जानकारी नहीं देती। सरकार केवल एक घोषणा कर देती है किसी भी कानून के लिए और जनता को उसको पालन करना है। जनता से पूछा नहीं जाता कि आपको क्या चाहिए। हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए विकास, हमें चाहिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत, हमें चाहिए जवाबदेह सरकार। और हमको कहा जाता है कि आप तो विश्वगुरु बन गए, आप तो दुनिया का डंका बज रहा है, भारत का डंका बज रहा है दुनिया में। हमसे कहा जाता है कि वर्ल्ड में भारत की पासपोर्ट की काफी दमदार स्थिति आ गई है। और जो वर्ल्ड टूर पे निकले हैं वो कहते हैं कि भारत, इतने सारे यूट्यूब पे उपलब्ध हैं ट्रेवलर्स, वो बोलते हैं कि हम जैसे ही भारत का पासपोर्ट दिखाते हैं हमें 4 घंटे और अधिक बैठा देते हैं पूछताछ के लिए। वीजा पॉलिसी हमारे लिए कठिन कर दी गई है। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स भाग जाते हैं विदेशों में तो ईडी के बड़े बड़े डायरेक्टर और अधिकारी जो रिटायर हो गए हैं वो कहते हैं कि जी हम विदेशी सरकारों को लिखते हैं कि हमारे यहाँ के भगोड़े हैं ये माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, तो वहां की सरकार ध्यान ही नहीं देती, कोई वेट ही नहीं देती। भ्रष्टाचार तो इतना गढ़ कर गया है कि इस देश में भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज हो गई है जो एक्सेप्टेबल हो गई है। सब लोग आपसे यही सवाल करते हैं सरकारी अधिकारी से कि तुम्हारी ऊपरी कमाई कितनी है, और वो भी प्राउड होके बताता है। जो एक समय में बुराई मानी जाती थी आजकल वही बड़ाई मानी जाती है। तो आज कोई भी जवाबदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको 31 वोट ही पाने हैं, 30, 31, 32, 35। इसीलिए मैंने आपको बीजेपी का वोट परसेंटेज बताया कि 2014 में जब 282 सीटें थी तो 31% वोट था। 2019 में जब बड़ा प्रचंड बहुमत मिल गया, 303 सीटें अकेले बीजेपी जीत गई, तो उस समय 37.5% वोट थे। अभी 2019 में घट के 240 आ गया
तो भी लगभग 36.5% वोट हैं। तो उनको खाली 30 से 40% वोट मैनेज करने हैं और गए 60% वोट भाड़ में। उनको चिंता ही नहीं है। आप रोते रहिए, गाते रहिए, कहते रहिए ईवीएम फ्रॉड है, आप कहते रहिए वोट की चोरी हो रही है, आप कहते रहिए। तो अगर कोई गड़बड़ी ना भी हो, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, मैं कह रहा हूं कोई गड़बड़ी ना भी हो तो भी जीतना आसान है उन पार्टियों के लिए जो एक बार एडवांटेज ले लेती हैं। इसलिए इसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी का एक रूप है, जिसमें कि जो सबसे अधिक वोट पाने वाला कैंडिडेट है वो चुनाव जीत जाता है, भले ही उस क्षेत्र की बड़ी जनसंख्या उसके विरोध में खड़ी हो और कहती जा रही हो हमने वोट ही नहीं दिया फिर भी ये जीत गया। ये सब मिलके कह रहे हैं कि भाई हमने वोट ही नहीं दिया, तुम जीते कैसे? और वो मुस्कुरा रहा है कि बेटा तुम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पढ़ो। हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का है, कहीं तो नहीं लिखा है कि अगर उस क्षेत्र में 100 वोटर हैं तो 51 वोट पाना कंपलसरी है। हम कर तो सकते थे, बड़ा आसान काम था, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? बड़ा आसान काम है। कैसे? जैसे प्रेसिडेंट के चुनाव में होता है, अगर उस क्षेत्र में 100 लोग वोटर हैं और 5 कैंडिडेट हैं तो जो सबसे कम वोट पा रहा है उसको बाहर करो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिस्टम है। अगर अब आप कह रहे हैं कि जी चुनाव हम 2-3 दिन कैसे कराएं, क्यों नहीं हो सकता है? अगर लोकतांत्रिक मॉडल में अगर हमें अपनी व्यवस्था को रेस्पॉन्सिबल बनाना है, हम चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करे हमारा नेता, तो वो दबाव में रहेगा, वो सुनेगा काम करने के लिए, वो डरेगा, वो रेस्पॉन्सिबल रहेगा, वो भागेगा नहीं, न प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागेगा, न जनता से भागेगा, न लोगों से झूठे वादे करेगा। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र की बहुसंख्यक जनता ने उसको चुन के भेजा है। अगले चुनाव में ईंट से ईंट बजा देगी जनता, लेकिन यहां तो बड़ा आसान है चुनाव जीतना। हमारे मॉडल में, वेस्टमिंस्टर मॉडल जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, उसमें अगर एक नेता एक बार अपनी एक हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक छवि बनाने में सफल हो गया तो वो 30-32 लोगों को, 35 लोगों को कभी भी बरगला लेगा, कभी भी चुनाव जीत जाएगा। और ये आज ही की बात नहीं है, ये आगे भी होगा, अतीत में भी हुआ है, कांग्रेस की सरकार में भी हुआ है, बीजेपी में भी हो रहा है और आगे भी होगा। तो जब तक ये मॉडल नहीं बदलेगा, इसलिए लोग कहते हैं कि संविधान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? आपको संविधान पता ही नहीं है कि वो कहां कहां फॉल्ट कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरा संविधान फॉल्टी है, लेकिन जहां कुछ गड़बड़ी लगेगी तो आम जनता कहेगी। यही तो डॉक्टर अंबेडकर जी भी कहते थे कि आगे आने वाला देश और उसके लोग तय करेंगे आगे आने वाले समय में कि किस चीज की जरूरत है और कौन चीज आउटडेटेड है। तभी तो उन्होंने अमेंडमेंट का सिस्टम रखा भाई, संशोधन की व्यवस्था क्यों रखी कि हो सकता है कि हम लोग आज के समय में ना समझ पा रहे हो कि आगे की क्या प्रॉब्लम होगी, तो आगे चल के संशोधन कर लेना। लेकिन यह भी बड़ा दूर की खीर है, दूर की कौड़ी है। क्यों? क्योंकि यहां पे बिल्ली को, माने नेताओं को अपने ही गले में घंटी बांधती है। कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि ये सिस्टम बदले। आप खाली छोटे छोटे मुद्दों पे बात करते रहेंगे कि ईवीएम हो गया गड़बड़, चुनाव आयोग गड़बड़ कर दिया, ईडी ने कार्रवाई कर दी। आप मेन मुद्दे पे आ ही नहीं रहे हैं कि जब तक ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं होना है। क्यों? क्योंकि इसमें मेजॉरिटी वोट अपने नेता को चुन ही नहीं रही है। 100 वोट में से जब 70 वोट अगेंस्ट में है, विपक्ष को मिले हैं और खाली 30 वोट पाके वो कैंडिडेट जीत जाएगा चुनाव, तो फिर क्यों आप रेस्पॉन्सिबल रहेगा अपने क्षेत्र में? तो आप शिकायत करते रहिए कि मेरे नेताजी आते नहीं हैं, जो डिमांड है सुनते नहीं है, नेताजी हेलीकॉप्टर से बाढ़ का निरीक्षण करते हैं। तो ये वाली बात समझे बिना आपको ये नहीं समझ में आएगा कि क्यों हम बार बार कहते हैं कि भाई मोदी जी नहीं तो कौन, कैसे इनको हराया जाए। भाई सिस्टम ही फॉल्टी है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यही फॉल्टी है। जब तक ये व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एक व्यक्ति चुनाव जीतना शुरू कर देगा तो बार बार चुनाव जीतेगा, फिर वो समझ लेगा अपने को नॉन बायोलॉजिकल और फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो जाएगा, क्योंकि उसको तो खाली 30-35 वोट मैनेज करने हैं। तो बताइएगा आपको क्या लग रहा है कि हमने ठीक मुद्दे के ऊपर बात की, हमने रूट कॉज के ऊपर बात की कि ईवीएम और चुनाव आयोग और फलाना ढिका वोट चोरी के
ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, जब तक हम संविधान के इस बड़े मुद्दे को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारी ये फॉल्टी व्यवस्था ठीक नहीं होगी। और फिर हम कहते हुए मिलेंगे कि जी हमने वोट दिया नेताजी को, लेकिन ये हमारी सुनी नहीं रहे। जिसने वोट दिया है वो कहेगा, और जिसने 70% लोग वोट नहीं दिए हैं वो कहेंगे यार वोट दिया नहीं हमने, और फिर ये जीता कैसे नेता। और फिर उनके दिमाग में चलता रहेगा कि ये वोट चोरी हो गया, फला हो गया, ढीका हो गया। हो भी गया होगा वोट चोरी तो भी वो समस्या नहीं है, वो खाली घाव का नासुर है। घाव अंदर है, इस सिस्टम में है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में है, जहां केवल खाली अधिक वोट पाना है आपको सबसे। उस क्षेत्र में अगर आपने 10 वोट भी पाए, अगर 50 कैंडिडेट ने 2 वोट 3 वोट 5 वोट पाए, तो आप 100 वोट में 10 वोट पाके भी जीत जाएंगे। ये पूरा फॉल्टी सिस्टम है जिसको बदला जाना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि हमने जो बातें उठाई वो मुद्दे की हैं कि नहीं? आप बताइएगा, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप मेरे विचारों से सहमत हैं या नहीं है, या आपको क्या लगता है कि किस तरीके से लोकतंत्र होना चाहिए, कार्य प्रणाली कैसी होनी चाहिए। क्या हमारे यहां इस व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए कि 100 में से 51 वोट पाना जरूरी है, तभी माना जाएगा कि कैंडिडेट जीता है। हम 2-3 दिन चुनाव भी झेल लेंगे। ये कहना कि चुनाव इससे पड़ जाएगा, खर्चा पड़ जाएगा, हो ही रहा है खर्चा, चोरी चकारी में हो रहा है खर्चा, सरकारें प्रचार कर रही हैं तो खर्चा हो रहा है हजारों करोड़ रुपए, तो इसमें भी खर्चा कर लो भाई। और अगर ये वीडियो, ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट जरूर करके बताएं। आपकी इस छोटी सी सहयोग से हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी इस तरीके के मुद्दों को उठाने के लिए जो जेन्युइन होंगे, न्यूट्रल होंगे और टू द पॉइंट होंगे, इधर उधर की बातें नहीं होंगी। मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।